हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ये हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction is called molecularity of the reaction। कि जब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, एक इफेक्टिव कोलिजन होता है उनका, और जब एक इफेक्टिव कोलिजन होगा उनका तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं कोलाइड करने के लिए, इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो दैट नंबर ऑफ एटम्स एंड आयंस जो भी कोलाइड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हम जो रिएक्टेंट के एटम्स हैं उनको एक स्फेयर की तरह एज्यूम करते हैं, परफेक्टली स्फेयर की तरह एज्यूम करते हैं। स्फेरिकली होते हैं वैसे तो एटम्स। तो हमने सपोज़ यहाँ पे हमने स्फेरिकल एटम्स ले लिए। जब ये आपस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टकराते हैं, ठीक है, जब आप आपस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साथ कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, तो क्या बनाएंगे? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कितने यहाँ पे एटम्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, परफेक्टली कोलाइड कर रहे हैं? 3, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। द नंबर ऑफ atoms, ions or molecules that collide one another so as to result into a chemical reaction। और प्रोडक्ट जब बन गया तो दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। बट द थिंग इज़ कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, बाकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज विच टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स। जो एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होते हैं जो रिएक्शंस, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल NH4NO2 गिव्स N2 + 2 वाटर। यहाँ पे जो रेट है हमें पता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो वी कैन राइट रेट इज इक्वल टू K NH4NO2 का कंसनट्रेशन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा है। तो इस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही NH4NO2 एक ही स्पीशीज़ है यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या लेंगे? 1। और ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? ऑर्डर भी 1 है, ठीक है। ये जो 1 ऑर्डर आया है वो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, स्टॉकियोमेट्री देखकर नहीं लिखा गया है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रेट लॉ के टाइम में जब हम कंसनट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट का तो उसके स्टॉकियोमेट्री को उसका पावर नहीं बनाते, जो भी उसका पावर होगा वो एक्सपेरिमेंट करके ही आता है यहाँ पे। तो अगर एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसका ऑर्डर कितना है? 1। तो दिस इज़ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या हो? एक ही स्पीशीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन देखो, फॉर एग्जांपल 2HI गिव्स H2 + I2। रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट इज इक्वल टू K HI की पावर 2, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 है, इसलिए नहीं यहाँ पर 2 है। यहाँ ये जो पावर 2 है ये एक्सपेरिमेंट करके आया है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे कंसीडर करना कि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर ही पावर 2 है। ये जो पावर 2 है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट करके आया है। कोइंसिडेंस ये हुआ है कि ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, अब इस रिएक्शन के लिए कितने स्पीशीज़ हैं यहाँ पर? कितने 2HI के स्पीशीज़ हैं? यहाँ पे 2 है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? रिएक्शन का 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 ही है, विच इज़ प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज़ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। थर्ड इज टर्म मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल 2NO + O2 गिव्स 2NO2। यहाँ पे कितने स्पीशीज़ है रिएक्टेंट में? 3। तो 3 स्पीशीज़ हैं और तीनों अगर आपस में टकराएंगे, 2NO और एक O2, जब
टू NO और एक O2 आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो NO2 बनाते हैं। सो दिस इज़ टर मॉलिकुलर रिएक्शन। और रेट क्या होगा इसके लिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट जो रेट आएगा वो आएगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और इनके जो पावर है NO2 का 2 आया और O2 का 1 आया, ये भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके आया। अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन का, उसमें मॉलिकुलरिटी भी 3 थी और ऑर्डर भी 3 था। तो मॉलिकुलरिटी 3 मतलब टर मॉलिकुलर रिएक्शन है, या इसको ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ ये है कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन जितना ऑर्डर होता है उतना ही मॉलिकुलरिटी होती है। क्लियर? इन एलिमेंट्री रिएक्शन जितना भी ऑर्डर होगा रिएक्शन का उतनी ही मॉलिकुलरिटी होगी। अब एक चीज़ याद रखना, जो मॉलिकुलरिटी है वो 3 भी बड़ी मुश्किल से पॉसिबल होती है। अगर हम बात करें मॉलिकुलरिटी 3 से ज़्यादा अगर होगी तो वो थोड़ी सी रेयर हो जाती है, 3 भी रेयर होती है। 3 से अगर ज़्यादा मॉलिकुलरिटी होना, 4 मॉलिकुलरिटी, 5, 6, तो ये इम्पॉसिबल है। रीज़न भी क्योंकि इतना अच्छा कोलिजन, अगर सपोज़ मैं कहूँ अगर मॉलिकुलरिटी 5 है तो कितने स्पीशीज़ आपस में टकराएंगी, 5 टकराएंगे। तो 5 का कोलिजन आपस में साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं होता, इतना अच्छा कोलिजन पॉसिबल नहीं होता अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, तो जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉलिकुलरिटी है वो 3 तक ही सीमित है, 3 से ज़्यादा मॉलिकुलरिटी रेयर ही ऑब्जर्व्ड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? These are those reactions which are not truly of first order but under certain conditions become reaction of first order. कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो फर्स्ट ऑर्डर होते नहीं हैं बट एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फर्स्ट ऑर्डर बन जाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है कि जो सुक्रोज है एसिडिक कैटलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जब मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल दिए थे तो उसमें मैंने आपको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का भी एग्जांपल दिया था कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर किसका एग्जांपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब देखो कैसे एसिडिक कैटलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जब सुक्रोज का इन्वर्जन होगा, सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर यहाँ पर है और एसिडिक मीडियम है। ठीक है, वाटर में कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, ऐड किया गया एसिडिक मीडियम अलग से। तो होता क्या है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट इन दोनों रिएक्ट इस पर डिपेंड करेगा। ये क्या है, सुक्रोज और ये है वाटर। तो जो रेट अगर इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो वाटर है हमारे पास, वाटर है सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है और वाटर का अमाउंट बहुत एक्सेस है, सॉल्वेंट यहाँ पे एक्सेस पे है। अब एक चीज़ है कि जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो इसमें कोई चेंज शो नहीं होगा। ठीक है, जब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा तो चेंज कुछ शो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, के इंटू वाटर, क्योंकि हमारा वाटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ चेंज शो नहीं करती है तो वो कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे वाटर बहुत एक्सेस में, तो उसमें हमें कोई चेंज शो नहीं होगा। ठीक है, सुक्रोज के कंपैरिजन में वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें कोई चेंज शो नहीं होता है जिस रिएक्टेंट में, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे वाटर एक्सेस में तो इसको हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, के इंटू वाटर, के इंटू वाटर को एक कांस्टेंट की फॉर्म में हम लिख लेंगे कि ये इसका जो प्रोडक्ट है वो के डैश के इक्वल है, और इसको वाटर को और इसको मल्टीप्लाई करके हमने के डैश ले लिया। अब हम नया रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के डैश C12H22O11, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, सुक्रोज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना बन गया, यहाँ पे ऑर्डर बन गया 1, ऑर्डर 1 बन गया। और जो मॉलिकुलरिटी कितनी है, मॉलिकुलरिटी यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, क्योंकि इसके जो स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ है, इस स्पीशीज़ से टकराएगा। ठीक है, इसके जो स्फेयर होंगे इसके स्फेयर से टकराएंगे, तो मॉलिकुलरिटी 2 होगी लेकिन ऑर्डर 1 हो गया। ठीक है, और जबकि हम क्या डिस्कस करते हैं कि जितना ऑर्डर होगा उतना ही मॉलिकुलरिटी होगी, बट यहाँ पे क्या एक्सेप्शंस है। ठीक है, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन होना यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ही था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों बन गया,
बिकॉज ऑफ, क्योंकि वाटर यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको हमने के डैश मान लिया था, के इंटू वाटर डैश इज इक्वल टू के डैश। कहने का मतलब ये है कि ये हो सकता था सेकेंड ऑर्डर बट ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया, तो इसी को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे कि अंडर सम कंडीशन जो आपके फर्स्ट, वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर था नहीं, इट वॉज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर की कंडीशन हमें शो हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि स्पीशीज़ रिएक्टेंट के हैं 2 हैं, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर की कंडीशन बन रही थी, लेकिन वो सेकेंड ऑर्डर की कंडीशन ना बनते हुए ये क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर बन गया, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया, 2 हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि कॉफिशिएंट को हम पावर नहीं लेते हैं, बट कई बार जो कॉफिशिएंट है वो पावर के इक्वल हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला था कि इस रिएक्शन को देखो, इसमें क्या है कि जो ऑर्डर है वो 2 आ गया, और ऑर्डर हम किसको देख के लिखते हैं, पावर को देख के लिखते हैं, यहाँ पे कॉफिशिएंट भी 2 है, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस में जितना कॉफिशिएंट होगा उतना ही पावर होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का उतना ही पावर होता है कुछ रिएक्शंस में, हर किसी में नहीं होता बट कुछ में होता है, ठीक है। वो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई हाँ ये इक्वल नहीं हो सकते। कुछ रिएक्शंस में जो कॉफिशिएंट है वो पावर के इक्वल हो सकते हैं, बट वो पावर भी कैसे हम निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे तब, ठीक है। ये नहीं कि हम अपने तरफ से कुछ लिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके आते हैं ये जो पावर्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, pseudo first order reactions are those reactions which are not truly of first order but under certain condition become reaction of first order। यहाँ पर क्या था, वाटर को कांस्टेंट ले लिया तो ये सेकंड से क्या बन गया, सेकंड की बनने की चांसेस थे, तो ये क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। बट मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसके लिए, 2 है। ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। अब एक चीज़ देखो, नेक्स्ट है कि वाई मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिपेंड और डिफाइंड फॉर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं या जिसकी मॉलिक्यूलरिटी अगर हम मॉलिक्यूलरिटी ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 3 से बियॉन्ड हम इमेजिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो नो। जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो N2 + H2 गिव्स अमोनिया, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी बन रही है, 3 + 1 4 बन रही है, विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 4 आपके वो आपको कमी नोटिस होगी कि 4 की जो मॉलिक्यूलरिटी है, कभी आपको मॉलिक्यूलरिटी 4 5 6 7 ये बहुत कम, रेयर ही ऑब्जर्व होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3 मॉलिक्यूल्स तक तो कॉलिजन फिर भी पॉसिबल है, ठीक है। जो 3 मॉलिक्यूल्स तक जो कोलिजन है फिर भी पॉसिबल है, ठीक है, बट 3 से ऊपर रेयरली ही ऑब्जर्व होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो 3 स्पीशीज़ की कोलिजन है वो भी बहुत कम ऑब्जर्व होती है, तो उससे ज़्यादा तो ऑब्जर्व होने की हम गुंजाइश कर ही नहीं सकते। देखो अगर मैं सपोज़ मान लूँ कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके मैं ये कहती हूँ कि प्रोडक्ट अगर बना ले तो वो इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हो सकता है किसी की डायरेक्शन कहीं पे हो, किसी की डायरेक्शन ये नहीं कहीं पर हो। 2 की कोलिजन इफेक्टिव होएगी, ठीक है, और जो 1 है, 2 की कोलिजन इफेक्टिव होएगी, और जो 1 है वो किसी लाइट से टकरा के, किसी चीज़ से टकरा के वो भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे ही देगा, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल्स की कोलिजन इफेक्टिवली होगी, 1 भी किसी न किसी चीज़ से टकरा कर प्रोडक्ट दे ही देगा, ठीक है। 3 की कोलिजन भी पॉसिबल है लेकिन इतनी रेयर पॉसिबल होती है 3 की कोलिजन, यानी टर्म मॉलिक्यूल भी रेयर ही ऑब्जर्व होते हैं बट रेयर होते हैं। और जो 4 है वो तो इम्पॉसिबल है, वो ऑब्जर्व ही नहीं होते। 4 मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करेंगे दैट मीन्स इनकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, विच इज़ रेयरली ऑब्जर्व्ड इन नेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, कि भाई 4 की कोलिजन इम्पॉसिबल है। तो the probability of simultaneously ineffective collision of 3 molecules is very low। 3 की कोलिजन ही बहुत रेयर ऑब्जर्व होती है। हैंस टर्म मॉलिक्यूल्स और हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड है कि जितने स्पीशीज़ कोलाइड होंगे उतने ही मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो जो कोलिजन ही पॉसिबल नहीं है तो मॉलिक्यूलरिटी भी हायर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कर लिया था, मॉलिक्यूलरिटी भी अब कर लिया है, कवर कर लिया हमने।
तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमें पता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्यों होता है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी है थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इट इज़ थियोरेटिकल डिटरमाइंड, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, ये बस एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है कि भाई मॉलिक्यूल्स आएंगे, एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। इट इज़ अ थियोरेटिकल, कम्प्लीटली थियोरेटिकल कंसेप्ट। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री दोनों के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है कि ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और फ्रैक्शनल। जो ऑर्डर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हाफ मॉलिक्यूल 2.5 मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा और रिएक्शन कंप्लीट होगा, या हम ये नहीं बोल सकते कि 1.5 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, 2, 3, 1 इस हिसाब से होगा मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट डिफरेंस है कि ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। टर्म मॉलिक्यूल के बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑब्जर्व नहीं होते, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरे लेक्चर्स को ध्यान से आप देखोगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं A to Z चीज़ें मैं अपने लेक्चर में कवर कर रही हूँ। तो आई होप नोट्स बनाओगे आप और उसको क्लियरली आप अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, अगर आपने मेरे लेक्चर सारे अच्छे से देख लिए तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ और हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू।